बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस, और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा नोट कर लें कि 70% जो आपका पेपर होता है वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है फिजिक्स का, जिसमें आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इस दफ़ा ऐड कर दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस दफ़ा एमसीक्यूज़ को ऐड किया गया है, तो लाजमी सी बात है कि आपके पेपर में कुछ एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज बेस्ड होंगे। तो आपने इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। इन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड पेपर में क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जो भी पॉसिबल बनेंगे मैं वो साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, मैंने इन सबको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बात को तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे। लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर आपके पास है 7.1। द सिंपल वेव स्पीड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब भाई जो हमारे पास वेव स्पीड इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं ठीक? देखिए जो बी है ना आपके पास, ये आपके पास जर्नल फार्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का, जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अगर हम फार्मूला नंबर सी की बात करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी का इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम फार्मूला नंबर डी की बात करें तो बेटा ये वेलोसिटी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि हाँ, तो बात किसकी हो रही है? वेव स्पीड की, वो तो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। और वेव की जब हम बात करते हैं तो वेव की करेक्टरिस्टिक्स में बेटा वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ा था, तो ये फार्मूला बता रहा है कि ये वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये आता कैसे? देखिए रीज़न मैंने मेंशन किया है। वी नो डैट बेटा स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है, ये आपको पता है कि अबव मीन पोजीशन, ये जो अपर पोर्शन है ये ट्रांसफ़र वेव है। इसका जो अबव मीन पोर्शन है ये क्रस्ट है, और जो बिलो मीन पोर्शन है, बिलो मीन पोजीशन, ये ट्रफ है। और दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिफरेंस वेवलेंथ होता है, या दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिफरेंस है वेवलेंथ होता है। तो बेटा यहाँ ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये पूरा एक सर्कल, एक रोटेशन बनता है। ठीक है, जिसे हम जो है एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो एक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ लैम्डा होती है। ठीक है, जब वेवलेंथ लैम्डा होती है तो जो टाइम पीरियड वेव लेती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, वन वाइब्रेशन, वो टी होता है। तो बेटा डिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर दूंगा वेव के लिए लैम्डा से, और ये जो टाइम है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा टाइम पीरियड से। ठीक है, तो एस की जगह लैम्डा आ गया, टी की जगह आपके पास आ गया कैपिटल टी, टाइम पीरियड। और बेटा याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। तो यहाँ था v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, तो मैंने इसको लिख लिया 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। 1/t बन गया f, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसे हम वेव स्पीड कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू है 7.2। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन वेव इज स्टेटेड एज। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी? ए स्टेटमेंट था द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यस, यही थी, यही ट्रू है। बाकी क्यों रॉन्ग है? बी है द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। नहीं जी, वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, जिसे हमने वेव फंक्शन भी कहा था, वेव डिस्प्लेसमेंट भी कहा था, ये एम्पलीट्यूड, तो ये भी नहीं है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। एम्पलीट्यूड रेशियो होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के? नहीं। अगर यहाँ होता ना द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, फिर ये ठीक होता। बट यहाँ पर उसने रेशियो लिख के काम क्या कर दिया ख़राब। तो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आपने बेटा पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेव हैं, ठीक है, एक का जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, एक का डिस्प्लेसमेंट y2 है। ठीक है, और एक लेफ़्ट से राइट आ रही है, एक राइट से लेफ़्ट आ रही है। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो जो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करता है, जैसा कि यहाँ दोनों क्रस्ट दिखाए गए हैं, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और इसे हम कहते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो अगर आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं तो जो आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा पहली का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी तीसरी प्लस सो ऑन टू वाई एन। ठीक है। फिर थर्ड है बेटा आपके पास MCQ 7.3, अ नोड इज़ अ स्टेशनरी वेव इज़। भाई जो नोड होता है स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। ठीक है। हमने स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वालों को हम एंटी नोड कहते हैं, मिनिमम या ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाले को हम नोड कहते हैं। तो ए है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो बेटा एंटी नोड है, ए ऑप्शन तो है नहीं। अब पॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट, तो इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट नहीं होते स्टेशनरी वेव में, या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, इंटरमीडिएट लाई नहीं करता। सी है पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस ये ठीक है, 4 लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन। डी है जी पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिस्प्लेसमेंट, नहीं जी इन्फिनाइट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, तो सी करेक्ट है। अब रीज़न क्या है कि नोड में ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, और अब आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस है जिसका आपने दोनों साइड से क्या किया हुआ है जी, फिक्स प्लग किया हुआ है, और हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ी थी कि आप इसको प्लग करते हैं, तो प्लग करने से हमने देखा था कि नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं नोड्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रेड वाले क्या हैं ज़ीरो, और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ग्रीन वाले एंटी नोड। अच्छा, अब यहाँ से पेपर में MCQs क्या आता है जो बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान फासला कितना होता है। बेटा याद रखिएगा कि आपके पास ये देखें ना, ये अभी मैंने ऊपर जो बात की थी यहाँ से लेकर एक क्रस्ट और ये पूरा एक ट्रफ, ये पूरी एक वेवलेंथ थी, तो ये एक्चुअली है तो एक ही आपके पास स्ट्रिंग ना, जिसकी ये इंसिडेंट वेव है और ये डॉटेड वाले उसका रिफ्लेक्टेड वेव है। ये सारा मैंने स्टेशनरी वेव में स्टोरी एक्सप्लेन की थी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है। इसका मतलब कि अगर मैं इसका आधा करूँ, मतलब नोड से नोड तक, तो ये λ/2 बनता है। तो नोड से नोड डिस्टेंस कितना होता है λ/2, और अगर मैं इस λ/2 का मज़ीद हाफ करूँ तो ये नोड से एंटी नोड बनता है। तो एंटी नोड से नोड या नोड से एंटी नोड λ/4, नोड से नोड फासला λ/2, या बेटा एंटी नोड से एंटी नोड जो फासला है वो भी कितना है λ/2। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स। फिर 7.4 है जी हमारे पास, एन एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज, अभी मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया कि एंटी नोड कौन से पॉइंट थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले। ठीक है, अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा था आपके पास, नोड था। ठीक है, पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट वो भी नोड था, और इन्फिनाइट डिस्प्लेसमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता, तो एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बेटा आपके पास है MCQ 7.5, स्टेशनरी वेव्स आर डिफाइंड एज। अब पहला है जी वेव्स दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं जी ये नहीं है। वेव्स दैट मूव विद चेंजिंग वेलोसिटी, ये भी नहीं है। वेव्स दैट ऑसिलेट इन अ फिक्स पोजीशन, यस ये है कि एंटी नोड्स वो पॉइंट हैं जिन पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बट फिक्स, लेकिन जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। स्टैंडिंग वेव्स इन्हें इसलिए हम कहते हैं। वेव दैट प्रोपिगेट थ्रू अ मीडियम, नहीं ये भी नहीं है। तो 4 लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न ये है कि एंटी नोड्स वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये फिक्स पोजीशन पे अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बट ये एनर्जी जो है दो नोड्स के दरमियान क्या रहती है, कन्फाइंड। ठीक है, क्योंकि नोड पे क्या है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए हम स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं बेटा। फिर है जी आपके पास MCQ नंबर 7.6, हार्मोनिक्स आर। हार्मोनिक्स बेटा हमने ओपन ऑर्गन पाइप में भी पढ़ी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी पढ़ी। ठीक है, हार्मोनिक्स जो है वो क्या होती हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जी यही इसका आंसर है, और ये अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। बी है जी इंटीजर सब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं ये नहीं है। रैंडम फ्रीक्वेंसी, नहीं रैंडम ज़रूरी नहीं है। नॉन इंटीजर मल्टीपल, नहीं ये भी नहीं है नॉन इंटीजर मल्टीपल। रीज़न ये है कि हमने ना फार्मूला पढ़ा था FN इज इक्वल टू NF1, मशहूर ज़माना फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर देखें इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब है कि अगर n इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू है, तो पहली फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को तो F2 आ जाएगा, 3 से करूँगा तो F3 आ जाएगा, तो इसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। तो अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड में हमने देखा था, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो
तो आपके पास n की वैल्यू आती थी 1 2 3 4, मतलब फ्रिक्वेंसीज आती थी F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन, ऑड और इवन दोनों आती थी। लेकिन हमने देखा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर पाइप एक एंड से ओपन है एक एंड से क्लोज है तो ऑड हार्मोनिक्स बनती थी, जिनमें n क्या आता था 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बेटा आपके पास है जी 7.7, द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स इज रिप्रेजेंटेड एज। अब भाई आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, इसमें आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ही कहते हैं, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड एज डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड नहीं जी, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड यस बेटा, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नो चेंज इन एम्पलीट्यूड नहीं, चेंज तो आता है। शिफ्ट इन फेज नहीं, फेज में कोई चेंज नहीं आता। तो रीज़न क्या है, रीज़न देखें, जब बेटा क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा। ठीक है, यह है ट्रांसफर वेव के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव पे जब कंप्रेशन कंप्रेशन पे फॉल करे या रेयर फ्रैक्शन पे फॉल करे, तो तब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो जो आपके पास नेट एम्पलीट्यूड है वो बराबर होता है y1 प्लस y2 कंस्ट्रक्टिव के केस में, और डिस्ट्रक्टिव के केस में होता है y1 माइनस y2। जैसे कि अब आप इधर देखें, ये दो वेव्स हैं, इन फेज है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो आपने देखा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला। जबकि बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ट्रफ जो है वो क्रस्ट पे फॉल हुआ, ठीक है, और जो आपके पास क्रस्ट था वो ट्रफ पे फॉल हुआ, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 180 का फेस डिफरेंस है, तो आपको जो है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, फिर है जी आपके पास MCQ 7.8, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज ट्रिपल्ड, कहता है एम्पलीट्यूड जो है ना वो वेव का 3 गुना हो गया, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, तो कहता है बताएं एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। अच्छा, इसका आंसर है 9 टाइम्स। अब आपने इसका रट्टा नहीं लगाना, समझना है इसे। पहला ऑप्शन है 3 टाइम्स, बी है 6 टाइम्स और डी है 12 टाइम्स, तो ये नहीं है। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 टाइम्स। कैसे बेटा, देखिए रीज़न बड़ी सिंपल है, आपने पढ़ा है ना इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, I इज इक्वल टू के ए स्केयर, और ये आपने पढ़ा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, और बेटा आप जानते हैं इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्केयर है, तो मैं लिख सकता हूँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्केयर। अब भाई एम्पलीट्यूड के स्केयर का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो एम्पलीट्यूड पहले था ए, अब कितना हो गया स्टेटमेंट में ट्रिपल्ड, ए प्राइम हो गया 3a के बराबर, तो नई एनर्जी ई प्राइम होगी, वो होगी ए प्राइम का स्केयर, तो ए प्राइम था 3a। 3a का जब आप स्केयर लेंगे बेटा, तो 3 का स्केयर होता है 9 और साथ आ जाएगा ए स्केयर, तो 9 टाइम्स आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, और अगर यहाँ होता ट्रिपल की जगह क्वार्टर पोल 4 गुना, तो 4 का स्केयर 16 आता, तो फिर 16 टाइम्स हो जाती। ठीक है, तो ऐसे समझ के चीज़ों को करना है। फिर है जी आपके पास MCQ 7.9, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स टू हेडफोन्स यूज टू प्रोड्यूस साउंड, कहता है कि जो आपके हेडफोन्स हैं ये कौन सी वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। भाई देखें, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव चाहिए होती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं है, प्रेशर वेव्स भी नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव बेटा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से बनते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं स्पीकर से एयर तक जो है वो साउंड वेव जा रही है हवा में प्रोपिगेट होके, तो ये कंप्रेशंस बन रहे हैं रेड वाले, जहाँ पर पार्टिकल्स इकट्ठे हैं, और जहाँ पर दूर दूर हैं ये रेयर फ्रैक्शन बन रहे हैं। तो कंप्रेशन एक तरह की क्रस्ट है, अगर मैं इनके ट्रांसफ़र एनालॉगी ड्रा करूँ, और रेयर फ्रैक्शन ट्रफ है। ठीक है, अच्छा फिर जी आपके पास MCQ है 7.10। अक्सर बच्चे कहते हैं जी ये तो हमने बुक में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से ऐड कर दिया। भैया आपने बुक में पढ़ा है, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए 7.10 है द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इस। बेटा आपने बेशक फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं पढ़ी, बट आपने वेवलेंथ रेंज पढ़ी है। ठीक है, कौन सा टॉपिक था, डेमोस्ट्रेटिंग स्टेशनरी वेव यूजिंग माइक्रोवेव में आप पढ़कर आए हैं कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है सेंटी से मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटी होता है 10⁻⁻⁻2 और मिली होता है 10⁻⁻3।
तो नोट कर लें फॉर माइक्रोवेव्स वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁻² मीटर टू 10⁻³ मीटर। यहीं से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, तो सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा वेव स्पीड हम यूज़ करेंगे v = एफ लैम्डा, तो v की जगह आ जाएगा c = एफ लैम्डा, तो यहाँ से f चाहिए तो f आ जाएगा, लैम्डा को डिवाइड कर दें, f = c/λ, तो c है जी 3 × 10⁸ अब यहीं से हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एक दफ़ा मैं वेवलेंथ ले रहा हूँ सेंटीमीटर में 10⁻⁻², तो f बनेगा f = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻², -2 पर जाके +2 होगा तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻10 हर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी है जी मेरे पास वेवलेंथ मिलीमीटर में 10⁻³ तो f = 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह 10⁻³ ऊपर जाके +3, 8 + 3 11, तो 3 × 10⁻11। इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 10⁻10 और 10⁻11 के ऑर्डर में, तो अल्फ़ा ऑप्शन भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, चार्ली भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें तो 10 और 11 मिल रही है, तो ये 9 तक है, तो डी ही ऑप्शन बचता है डेल्टा, जो कि 9 से 11 तक है, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वजह समझ आई, ठीक है। फिर है जी आपके पास MCQ 7.11 द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। बेटा लाइट का किसी रुकावट के करीब बेंड हो जाना क्या कहलाता है? डायफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वो डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो केसेस हैं, वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के पहले मीडियम में ही वापस चली गई, ठीक है। और इंटरफेरेंस हमने अभी पढ़ा कि जिसमें जो है नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है, ठीक है, सुपर पोजिशन से ही हमने देखा था कि सेम आपके पास फ्रीक्वेंसी की वेव है, ठीक है ना, ये आपने सारा समझा। तो एक ही ऑप्शन बचता है चार्ली, चार्ली जो है वो बेंडिंग ऑफ वेव डायफ्रैक्शन हम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको प्लेन वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं वेव्स के, यहाँ पर वेवलेंथ छोटी है, यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी है। अच्छा, पहली बात डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन होती है कि जो आपके पास स्लिट ओपनिंग है, स्लिट साइज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक तरह की विड्थ आप कह लें, ठीक है, गैप विड्थ जो है ये, ठीक है, जो हमने बैरियर रखे हुए हैं ये डी है, और ये जो वेव्स आ रही हैं इनकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि डी और लैम्डा कंपेरेबल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन गुड डायफ्रैक्शन की ये कंडीशन है कि स्लिट साइज छोटा हो, यानी कि गैप विड्थ छोटी हो, वेवलेंथ बड़ी हो, या आप ये कह सकते हैं, ऐसे कह लें डी लेस देन लैम्डा, या ये कह दें लैम्डा ग्रेटर देन डी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि शुरू में क्या है आपके पास जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, ठीक है, बट स्लिट साइड्स के कंपेरेबल हैं, ठीक है, यानी कि लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से इतना अच्छा बेंड नहीं आ रहा, ठीक है, लेस डायफ्रैक्शन है। बट लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से अब वेवलेंथ बढ़ गई है, तो ये स्लिट सेपरेशन थी ये अब इस वेवलेंथ के लिए और कम हो गई है। तो स्लिट सेपरेशन और कम होने की वजह से वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है वो बैंड ज़्यादा आ रहा है, अच्छे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे, तो हम कहेंगे गुड डायफ्रैक्शन या मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। फिर है बेटा लास्ट MCQ 7.12 द डॉपलर इफेक्ट यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी इज़ फॉर। एस्ट्रोनॉमी में डॉपलर इफेक्ट का क्या इस्तेमाल है, क्यों करते हैं? मेजरिंग द डायमीटर्स ऑफ स्टार। नहीं जी, हमें डायमीटर्स नहीं पता चलते स्टार के, ये पता चलता है कि स्टार करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे थे तो रेड शिफ्ट था, करीब आ रहे थे तो ब्लू शिफ्ट था। डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, यस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डॉपलर शिफ्ट को यूज़ करके। सी है जी एनालाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लैक होल्स। नहीं जी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। डी है स्टडिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नो जी, बी बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न ये है, रेड शिफ्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई गैलेक्सी जो है वो हमारी अर्थ के रिस्पेक्टिव अवे मूव कर रही है, फैलती जा रही है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ब्लू शिफ्ट में हमने ये पढ़ा था कि कोई स्टार जो है फॉर एग्जांपल या गैलेक्सी अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इससे फिर हम फाइनली यू कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।